नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैंने टॉप लेवल के पावर सिस्टम के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये पावर सिस्टम की जो वीडियो है, ये स्पेशली यूपी आरवीएनएल के एग्ज़ाम को देख करके बनाई गई है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से समझिएगा कि शॉर्ट सर्किट लाइन का परावर्तन गुणांक कितना होता है। तो देखिए, इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट सर्किट लाइन के और एक ओपन सर्किट लाइन के। तो शॉर्ट सर्किट लाइन अगर पूछा जाता है तो उसका परावर्तन फैक्टर -1 होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर यह ओपन सर्किट का पूछा रहता, ओपन सर्किट का यदि पूछता तो फिर परावर्तन गुणांक कितना होता, तो याद रखिएगा ओपन सर्किट के लिए 1 होता है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन बी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 3.5 कोर केबल की अनुप्रस्थ काट का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है। 3.5 कोर केबल है और इसमें न्यूनतम एरिया पूछा गया है। तो 3.5 कोर केबल कहते किसको हैं, तो इसको समझिए कि हमारे इंडिया का फेस 3 है, RYB। तो RYB, तो ये जो हो जाएगा एक फेज, ये फिर एक फेज और ये एक फेज, 3 फेज। इसके बाद इन फेज की पूरी एरिया का आधा एरिया जो चौथी कोर होती है, जिसे ही हम 3.5 कोर कहते हैं, तो वह न्यूट्रल होती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि 3.5 कोर केबल में टोटल कोर की संख्या कितनी आएगी, तो 4 आएगी। 3 फेज के आ जाएंगे और न्यूट्रल के एक आ जाएगा। तो इसकी एरिया जो होती है ना, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और यही चीज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 11 किलो वोल्ट लाइन के प्रति किलोमीटर प्रति फेज प्रेरकत्व का मान कितना होता है। 11 केवी की लाइन है और इसमें प्रति किलोमीटर में इंडक्टेंस का मान पूछा गया है। तो इस पे भी दो प्रश्न बनते हैं, एक तो इंडक्टेंस का पूछा जाता है और एक होता है कैपेसिटर का। तो पहले आप देखिए कि इंडक्टर का होगा क्या। यहाँ इंडक्टर पूछा है, तो याद रखिएगा प्रति किलोमीटर में इंडक्टर का जो मान आएगा वह 1 मिली हेनरी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर प्रश्न कैपेसिटर का पूछा रहता कि प्रति किलोमीटर में कैपेसिटर का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा 0.01 फैरेड देंगे। ये कैपेसिटर का डाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पावर फैक्टर का निम्न के द्वारा सुधार किया जाता है। पावर फैक्टर को हम लैगिंग से लीडिंग करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, जिससे हमारे लाइन लॉस घट जाते हैं और लाइन की एफिशिएंसी या मशीन की एफिशिएंसी, जिसका हम पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, वह इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इसमें से किससे हम सुधार सकते हैं, तो याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर से भी किया जाता है। इसके बाद स्टैटिक केवीआर कंपनसेटर से भी किया जाता है और स्टैटिक कैपेसिटर से भी किया जाता है। तो तीनों से भी हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बराबर हो जाएगा निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। मतलब है कि पॉजिटिव एक्सल इक्वल टू निगेटिव एक्सल का मान किसके बराबर होगा, यह किस में होगा,
क्या ट्रांसफार्मर में हो जाएगा, क्या ट्रांसमिशन लाइन में, या जनरेटर के लिए होगा, या मोटर के? तो याद रखिएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो होगा नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के बराबर अगर होता है तो वह ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पावर फैक्टर निम्न में किस स्थिति में अग्रणीय होगा, मतलब कि किस स्थिति में पावर फैक्टर लीडिंग होगा। आप सब जानते हैं कि पावर फैक्टर अगर डीसी का पूछा जाएगा तो 1 होता है, लेकिन एसी का पावर फैक्टर पूछा जाए तो 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, और सबसे बेस्ट जो पावर फैक्टर होता है वो 1 के करीब वाला पावर फैक्टर बेहतरीन होता है। तो इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा, मतलब अग्रणीय प्रवृत्ति का होगा। तो प्रेरण प्रकार का तो प्यारे साथियों यह इंडक्टिव होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। बी जो है कि प्रतिरोध उष्मन, प्रतिरोध रेजिस्टिव होता है, तो रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज एक ही पे लैप कर जाते हैं ना, तो इसमें पावर फैक्टर एंगल 0 होता है, तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। और ऑप्शन सी जो दे रहा है कि डाइलेक्ट्रिक उष्मन, तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक उष्मन जो होता है इसमें लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होता है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर डॉट डॉट को पावर देता है। फीडर किसको पावर देगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। एक तो होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, इसके बाद आ जाएगी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इसके बाद आ जाएगी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसके बाद आ जाएगी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को फीडर भी बोला जाता है। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहीं से आप देख लीजिए कंफर्म हो जाएगा फीडर किसको पावर ट्रांसमिट करेगा। तो देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फीडर बोल रहे हैं, फीडर किसको दे रहा है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी यह किसे देगा, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है हिंदी वितरक होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा है वितरक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फीडर की रेटिंग जो होती है किसका ध्यान में रख के की जाती है, तो याद रखिएगा फीडर की रेटिंग जो हम करते हैं वो करंट को ध्यान में रख के डिजाइनिंग करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की किस पे रखते हैं, तो वोल्टेज पे रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों 8 नंबर का, देखिए ध्यान से कि 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है। 3 कोर का केबल है और यह भी फ्लेक्सिबल केबल है, तो इसमें न्यूट्रल वायर कैसा होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल की बात किया जाएगा तो वह ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्लू, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि ग्राउंडिंग वायर का कलर कैसा होगा, तो याद रखिएगा ग्रीन होता है प्यारे साथियों। हमारे इंडिया का फेज क्रम RYB है, तो फेज का क्रम रेड, येलो, ब्लू हो जाता है। इसके बाद रेसवे वायरिंग में भी पूछा जाता है न्यूट्रल का रंग, तो रेसवे वायरिंग में सफेद या ग्रे होता है, उसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि HVDC मतलब हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में कौन सी DC लिंक उपयोग नहीं की जाती है। मतलब बताना है आपको कि निम्न में दिए गए कौन सी हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है। तो देखिए हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन 3 होती है, एक तो होती है मोनोपोलर, एक तो होती है बाइपोलर, और एक तो होती है होमोपोलर। हेट्रोपोलर किसी प्रकार की कोई हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है, और इसी को पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें और भी याद रखिएगा प्यारे साथियों कि मोनोपोलर में हम कितने वायर लेते हैं, तो एक लेते हैं, और वह किस पर रखते हैं, निगेटिव पोलैरिटी पर रखा जाता है। बाइपोलर में कितने होंगे वायर, तो 2 होंगे, और दोनों
दो होंगे तो दोनों में दो वायर होंगे, ये याद रखिए, और दो में एक जो होगा पॉजिटिव पोलैरिटी पे रहेगा और एक जो होगा निगेटिव पोलैरिटी पे होगा। उसके बाद होमोपोलर में भी दो वायर होते हैं, लेकिन ये दोनों निगेटिव निगेटिव पोलैरिटी के होते हैं। अगला क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक पारेषण लाइन में प्रत्येक चालक का व्यास डी हो तो इन सतह के स्टैंडर्ड चालक का सतह कैसा होगा, सतह का व्यास कैसा होगा। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि अगर कोई कंडक्टर है और ट्रांसमिशन लाइन का है तो इसका व्यास डी है, और इन सतह के स्टैंडर्ड कंडक्टर का व्यास आपको बताना है, आंसर करना है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वह 2n-1 और इंटू डी हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड की संख्या कितनी होगी वायरों की, तो उसके लिए फार्मूला होता है 3n² माइनस 3n प्लस 1 हो जाता है। ये स्टैंडर्ड की संख्या बताएगा और ये स्टैंडर्ड का डायामीटर व्यास बताएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य संचरण की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, एक तो होती है शॉर्ट लाइन जो कि 80 किलोमीटर की होती है। इसके बाद होती है एक मीडियम लाइन, तो ये 80 से 160 किलोमीटर किलोमीटर होगी, ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर। इसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितनी हो जाएगी, तो 160 से ऊपर चली जाएगी। अब इसमें आपको बताना है, देखिए यहां ध्यान से समझिएगा कि 80 किलोमीटर लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कर रहे हैं, 80 से 160 वाली को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं, और 180 से यानी 160 से ऊपर वाली लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कह रहे हैं। तो ये तो किलोमीटर के हिसाब से हुआ ना। अब इसमें पूछा जाएगा कि फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो हम कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक कर रहे हैं, तो फिर इसमें वोल्टेज रेंज कितनी होगी। तो याद रखिएगा इसमें वोल्टेज रेंज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 20 किलो वोल्ट तक होता है, 20 किलो वोल्ट तक। मीडियम में कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको आप, मीडियम जो लाइन हो जाएगी इसमें 80 वाली में 80 यानी 60 में 20 किलोमीटर 20 किलो वोल्ट की लाइन जा रही है। मीडियम में कितनी जाएगी, तो इसमें 20 से ऊपर और 100 किलो वोल्ट तक जाएगी। और इसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन में लाइन कितनी जाएगी वोल्टेज, तो याद रखिएगा 100 किलो वोल्ट से ऊपर वाली लॉन्ग ट्रांसमिशन में लाएगी। इसके बाद याद रखिएगा जो शॉर्ट लाइन होती है इसे हम प्रतिघात कहते हैं, और मीडियम जो होती है इसे प्रतिबाधा कहते हैं, और लॉन्ग जो लाइन है उसे मोहो लाइन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अब तो यहाँ पे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, मीडियम लाइन पूछा था ना, तो 80 से 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 80 से 160 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी वोल्टेज रेंज को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वोल्टेज रेंज इस समय में ट्रेंडिंग में हो चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह 12 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है कि मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग कितना होता है। यानी यहाँ पे प्रश्न जो है ना कुछ हिडन है, छुपा हुआ है। शुष्क व्यक्ति का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो याद रखिएगा शुष्क व्यक्ति का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम होता है, ये शुष्क व्यक्ति का है। लेकिन अगर गीली त्वचा का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा गीली त्वचा का रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी प्यारे साथियों इसमें थोड़ा सा गलत हो चुका है हमसे, एक बार इसको पुनः आप समझें। अगर आपसे कहता है कि गीली त्वचा का, तो आप करेंगे आंसर क्या, 1 किलो ओम। लेकिन अगर शुष्क बॉडी का पूछा जा रहा है
ड्राई बॉडी का, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें 100 किलो ओम से लेकर के 600 किलो ओम, इसको आप याद रखिए। फिर से एक बार मैं कम इसको बताता हूं। अगर गीली त्वचा का, गीली बॉडी का पूछा जाता है तो कितना आप आंसर करेंगे, 1 किलो ओम। अगर शुष्क अवस्था में रेजिस्टेंस पूछा जाए बॉडी का तो 100 किलो ओम से लेकर के 600 किलो ओम हो जाएगा। इसके बाद और रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं, कान से कान का, मतलब एक कान का साइड फिर एक कान के बीच का रेजिस्टेंस, और ये एनवीएस में पूछा है कान वाला, तो कान से कान का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 100 ओम हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और है कि हाथ से लेकर के पैर तक बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, 400 ओम से 600 ओम हो जाएगा। ये 3-4 डाटे हैं, इसको आप सब जरूर याद रखिएगा। यहाँ शुष्क का पूछा गया है तो यहाँ पे 1 किलो देंगे ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है। अर्थिंग जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वह उसकी गहराई जो हम रखते हैं वो कितनी रखेंगे, तो याद रखिएगा 2.5 मीटर रखी जाती है। और अर्थिंग जो की जाएगी वह भवन से कितनी दूरी पर की जाएगी, तो ये भवन है तो घर है, इससे दूरी होगी 1.5 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे गहराई पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2.5 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है प्यारे साथियों कि बूस्टर जनरेटर फीडर के डॉट डॉट कनेक्ट होते हैं। बूस्टर जो जनरेटर होते हैं वह फीडर के कैसे कनेक्ट होते हैं, तो पहले तो जानिए कि बूस्टर जनरेटर का काम क्या होता है। तो बूस्टर जनरेटर का काम जो होता है वह ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम बूस्टर जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चूंकि बूस्टर ट्रांसफार्मर भी होता है प्यारे साथियों, तो बूस्टर यहाँ जनरेटर पूछा है तो बूस्टर जनरेटर का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गई। अब ये लगाया कैसे जाएगा, तो ये सीरीज में लगाया जाता है और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पिन प्रकार का विद्युत रोधक डॉट डॉट से अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। मतलब कि पिन इंसुलेटर जो है इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, तो याद रखिएगा 33 किलो वोल्ट इस पर मैक्सिमम वोल्टेज ले जाया जा सकता है। 33 किलो वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको 33 से ऊपर नहीं ले जाते, ले जा सकते हैं, लेकिन अब वह खर्चीला हो जाएगा, हमको महंगा पड़ने लगेगा, तो इसलिए ऐसा होगा। इसके बाद पिन टाइप इंसुलेटर कहाँ लगाया जाता है, तो जहाँ पे स्ट्रेट ओवर हेड लाइन जाती है, सीधी लाइन, तो वहाँ पे हम पिन इंसुलेटर को प्रीफर करते हैं। और पिन इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर आप सब याद रखिएगा 10 होता है प्यारे साथियों, इसको भी आप याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका कल फिर आपके बीच लाएंगे, तब तक आप इसको फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को भरपूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर।